रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमारे मृदुल सर पहली बार हमारे मंच पे आए हैं। और मृदुल सर का मैं परिचय देना चाहूंगा कि मृदुल सर IITian गुवाहाटी से, ट्रिपल IIT गुवाहाटी से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं। और हमारे ओजोन के अंदर ओजोन 1 और ओजोन 2 से लेकर ओजोन 3 तक उनकी यात्रा हमारे साथ रही है। डेफिनेटली उन्होंने ब्लॉकचेन्स को पहले दिन से सेकंड 1 को भी देखा है, उन्होंने 2 को भी देखा है, उन्होंने 3 को भी देखा है। और ओजोन के प्रति उनका पूरा जो उनका जो एग्जीबिशन से उन्होंने जो किया है। और वाकई में उन्होंने, जब से मैं उनसे बात करी है तो मुझे लगा कि वाकई में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, एक होता है ना कि हमारे बीच में जब टेक्निकली इसको थ्योरिकल उन्होंने पढ़ा है इस ब्लॉकचेन को, उस ब्लॉकचेन के अंदर थ्योरिकल पढ़ना और प्रैक्टिकल करना दोनों का समायोजन मृदुल सर के पास में है। तो मैं चाहता हूं कि ऑल कम्युनिटीज उनका स्पेशली इतना स्वागत करे कि आपको डेली 9 बजे मैं उनको बुलाना चाहूंगा। डेली 9 बजे उनका 20 से 25 मिनट का सेशन रहेगा और डेली वो आपके पास आएंगे। सभी के सेशंस में वो 9:10 पे आएंगे और 9:15 मिनट, 15 से 20 मिनट का उनका सेशन रहेगा। उनको आप सुनेंगे तो आपको एक एक ब्लॉकचेन्स के टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो आज स्पेशल मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर मधुल सर को कि मधुल सर प्लीज इनवाइट इस मंच पे, ओजोन के मंच पे आपका स्वागत है। ऑल कम्युनिटीज आपका स्वागत करती है। मधुल सर प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, आपके बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पहली बार इस मंच में आया हूँ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। वैसे तो सुधीर सर ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, पर फिर भी मैं अपने तरफ से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मैं ओजोन चैन में जब से ओजोन 1, जब से हमारा 1.0 जब से स्टार्ट हुआ है, तब से मैं ओजोन चैन से जुड़ा हुआ हूँ। और ओजोन को मैं काफी ध्यान से पढ़ता आया हूँ, देखता आया हूँ। और अब जैसे कि ओजोन 1, ओजोन 2, ओजोन 3 NFT वॉल हमारा लॉन्च हो गया, और मैं इसको करीब से, इसकी कोर्स को, इसके इसके फंक्शन को, इसके टोकोनॉमिक्स को, हर चीज को मैंने काफी डीप स्टडी की है। एंड मुझे लगा कि ये मैं अपनी स्टडी और ये मैं अपनी रिसर्च जो मैंने पढ़ाई की है, उसको अगर मैं कम्युनिटी को प्रोवाइड करना चाहूँ तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने अपनी, अभी करेंटली मैं थर्ड ईयर में हूँ। मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कंप्यूटर एंड साइंस से, फ्रॉम ट्रिपल IIT गुवाहाटी। एंड आज हम डिस्कस करेंगे डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोमेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आज हम शुरुआत से समझेंगे कि डाओ होता क्या है, हमारी ओजोन ब्लॉकचेन कैसे डाओ यूज करती है, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और क्या हमारी ओजोन चेन सही में सस्टेनेबल है। तो ये चीज हम आज डिस्कस करेंगे। एक मिनट सर, मैं थोड़ी सी अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। यस सर, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? यस यस यस, क्लियर। ओवर टू सर, मधुर सर, ओवर टू। ओके 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 एवरीवन, तो आज हम डाओ को थोड़े करीब से समझेंगे कि डाओ होता क्या है। देखिए, आपने कई, यहाँ पे आप हर दिन मीटिंग आते होंगे, कुछ नए नए भी लोग होंगे जो आए होंगे। आप सब सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन दिए, आप एक्चुअली ब्लॉकचेन को जान नहीं पाए कि ब्लॉकचेन चलता क्या है। इसके अंदर जो टर्म्स है, डाओ, टोकोनॉमिक्स, नोड, वैलिडेटर, ये सब कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं काफी सिंपल वर्डिंग में इसको समझा सकूं। तो आज से हम आज हम डाओ के बारे में बात करेंगे। तो डाओ बेसिकली होता क्या है? डाओ होता है, डिसेंट्रलाइज का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले मैं बात करता हूँ कि एक नॉर्मल कंपनी में क्या होता है। तो अगर हम कंपनी की बात करें, तो कोई भी कंपनी, उसमें एक हायरार्किकल सिस्टम होता है कि पहले आपका एक डायरेक्टर रहेगा, उसके नीचे कई डायरेक्टर बोर्ड रहेंगे, जो जैसे कि मैं बात कर लूँ, एक कंपनी मान लो टाटा कंपनी, तो वहां पे डायरेक्टर, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए कंपनी को लेके, क्या हमें स्टेप्स नहीं लेना चाहिए। उन्हें कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उनके नीचे होते हैं CEO, जो कि पूरी कंपनी की कमांड को संभालते हैं कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो भी हमारे लाइक
क्या कह सकते हैं हम, जो भी इंस्ट्रक्शन आए उनको कैसे फॉलो करना, कैसे एग्जीक्यूट करना। उनके नीचे मैनेजर रहते हैं, उनके नीचे स्टाफ रहते हैं, ये सब हमारे एक नॉर्मल कंपनी में होते हैं। बट डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मतलब वह ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ऑटोनॉमसिकली चले। ऑटोनॉमस मतलब मैं कैसे समझाऊं, जैसे हमारी जो ब्लॉकचेन है उसे कोई डायरेक्टर या कोई सीईओ नहीं चलाता। उसी के लिए चलाने के लिए यूज होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तो काफी बार आपने वर्ड सुना ही होगा, बट मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जो नए लोग हैं उनको जिनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता हूँ मैं वो बता देता हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोड होता है जिसमें पहले से आपके रूल्स डिसाइड कर देते हैं कि आपकी ब्लॉकचेन किस तरीके से वर्क करेगी, किस तरीके से फंक्शन करेगी, क्या स्टेप्स लेगी। अगर ये हो रहा है तो वो ए करेगी, अगर ये हो रहा है तो वो बी करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये होता है एक कोड, एंड जिसमें हमें सेट ऑफ रूल्स पहले से डिजाइन होते हैं। अब अब आपको बिल्कुल बात है कि भाई अगर डिसेंट्रलाइज और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें पहले से रूल्स डिफाइंड है, बट मान लो हमें उसमें कोई चेंजेस लाना है कि अब कुछ नया अपग्रेडेशन लाना है या कोई भी चेंजेस लाना है, तो वो कैसे लाया जाए? तो उसके लिए होते हैं डाओ मेंबर्स। अब ये डाओ मेंबर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊं। जैसे हमने कंपनी में बात की, कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये गिनती के 4-5 लोग पूरा डिसीजन लेते हैं कंपनी का कि भाई हमारी कंपनी में क्या होगा, क्या सैलरी होगी, किसको क्या मिलेगा, कितना कंपनी ग्रोथ करेगी, क्या डिसीजन लेना है, क्या इनसे टाइप करना है नहीं करना है, एक्सेट्रा। बट डाउ मेंबर्स क्या होते हैं? डाउ मेंबर्स एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि ऐसे 2-4 डायरेक्टर नहीं होते। ये बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। जैसे मैं अगर आपको ओजोन चेन की एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारे जो ओजोन चेन है उनके डाओ मेंबर्स कौन है? वैलिडेटर, नोड वैलिडेटर। ये नोड वैलिडेटर हमारे डाओ मेंबर्स। अब मान लीजिए कोई भी कंपनी में रूल लाना है। अब हमको जैसे हमारी ब्लॉकचेन है, इसको मैं आपको मैं एक काफी अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। जैसे हमारी अभी हमारा एनएफटी वॉल का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें जो प्राइम यूजर्स है उनको मंथली 3% मिलता है। एम आई राइट सर? सर थोड़ा सा करेक्शन चाहना चाहता हूँ, 3% मिलता है सर मंथली? यस सर, यस सर। ओके सर। तो 3% उनको मंथली मिलता है। अब हम चाह रहे हैं कि मान लीजिए ओजोन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब कम्युनिटी ये चाहती है कि यार प्राइस तो बहुत बढ़ गया, प्राइम यूजर्स को अभी भी 3% दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि प्राइम यूजर्स को जल्दी से उनकी जो भी 1 और 2 के जो भी उनके पॉइंट जो उनके एक्टिव है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो एक प्रपोजल लाया जाता है। प्रपोजल में क्या लाया जाता है कि हम क्या करते हैं कि 3% की जगह मंथली को हम इसको 5% में चेंज करते हैं। तो एक प्रपोजल लाया गया। अब इस प्रपोजल के बाद आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। मान लीजिए आपको एक 15 दिन का टाइम पीरियड दिया गया कि अच्छा चलिए ठीक है, 15 दिन का हमारे पास टाइम। इसमें जो भी हमारे नोड वैलिडेटर जो कि डाओ मेंबर्स होते हैं ये डिसीजन बनाते हैं कि यार ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये जो बोल रहे हैं कि हम 3% से 5% कम देंगे, तो क्या ये पूरी कम्युनिटी, क्या हमारे ब्लॉकचेन के लिए सही होगा? तो इस पे विचार किया जाएगा, वोटिंग की जाएगी। अब वोटिंग की जाएगी तो मान लीजिए अगर 51% के ऊपर वोट आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 51% कम्युनिटी चाह रही है कि नहीं, ये जो हमारे ब्लॉकचेन ये काफी सही डिसीजन है ब्लॉकचेन के लिए। तो क्या होता है कि इस 51% कम्युनिटी के एक्सेप्टेंस से उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी कोड में चेंज उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर वो फाइनलाइज होता है। इसमें एक टाइम लॉग भी होता है। अभी हमारे ओजोन चेन ने मतलब कंफर्म नहीं किया है कि इनका प्रोसीजर क्या है सर। वो अभी अपन को धीरे से पड़ेगा। अभी मैं आपको एक रफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे वर्क किया जाता है। एक टाइम लॉक होता है 15 मिनट का, उसमें चेक किया जाता है कि अच्छा ये सही में वर्क, इसका टेस्टनेट में चेकिंग की जाती है कि अच्छा हाँ हाँ ये सही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद इसको फाइनलाइज किया जाता है कि अच्छा ठीक है, ये जो हमारा डिसीजन है ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई सेंट्रल बॉडी आपका डिसीजन नहीं लेगी, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके डिसीजन नहीं लेगा। आपके डाओ मेंबर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी, आपकी खुद की कम्युनिटी जो उस ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं वही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ये हमारे ब्लॉकचेन के लिए सही है एंड ये हम कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे डाओ जो है वो ऑन चेन गवर्नेंस ब्लॉकचेन में वर्क करती है। अब
कई लोगों का इसमें सवाल रहेगा कि यार ठीक है, ये तो ठीक है कि डाओ ऐसे वर्क करती है। मान लो कोई बहुत बड़ी वेल आ गई, बड़ी वेल आ गई, अब उसने कई सारे नोट्स खरीद ली, मतलब उनने इतना ज्यादा नोट खरीद ली कि 51%, 25% नोट्स तो उन्हीं के पास। ऐसे में फिर क्या करेंगे? 25%, ऐसी कुछ कंपनी आ गई, 4-5 कंपनी, उनने 51%, मतलब वो भी अकेले डिसीजन ले रही है कि हम अपने हिसाब से 4-5 लोग डिस्कस करके हम 51% वोटिंग कर देते हैं। तो इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक वोटिंग। इसके कई प्रकार होते हैं वेल के इन्फ्लुएंस को कम करने का, बट मैं जो जानता हूँ वो क्वाड्रेटिक वोटिंग है। एंड जो हमारी ओजोन ब्लॉकचेन है, अभी वो क्या यूज करेगी अभी ये उनने कंफर्म नहीं है। हमारे डेवलपर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट है ओजोन चेन के, तो वो तो डिसाइड कर लेंगे कि अपने ब्लॉकचेन में कैसा वोटिंग सिस्टम लाना है। बट मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि क्वाड्रेटिक वोटिंग क्या होती है। अब क्वाड्रेटिक वोटिंग को चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये दिक्कत। इसमें क्या होता है कि हमारे 1000 नोट है, मान लीजिए 1000 नोट। अब इसमें 1000 नोट में हमारे को अगर 51% वो चाहिए, तो इसके लिए हमको 501 नोट का वोट चाहिए, कोई भी अगर हमको डिसीजन पास करना हो। तो ये कैसे किया जाए? मान लीजिए कोई बहुत बड़ी वेल है, वेल वन, वेल टू, इसके पास मान लीजिए 250 नोट है, और इसके पास मान लीजिए 251 नोट। तो ये दो लोग अकेले ही डिसीजन करके ऐसे में वोटिंग कर देंगे। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक वोटिंग क्या होती है कि अगर आपको एक वोट करना है तो उसके लिए आपका एक नोट लगेगा, बट अगर आपको दो वोट करना है तो उसके लिए आपको 4 नोट लगेंगे। अगर आपको 3 वोट करना है उसके लिए 9 नोट लगेंगे। तो ये एक फॉर्मूला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेट किया जाता है। ऑन चेन गवर्नेंस के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम एक एन स्क्वायर का फॉर्मूला, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली ओजोन चेन में यूज नहीं हो रहा है। इसके अलावा और कई सारे सिस्टम्स रहते हैं जो यूज कर सकते हैं वोटिंग के। बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हमारी ब्लॉकचेन वेल्स के इन्फ्लुएंस से भी बच सकती है। इसीलिए जो हमारी ब्लॉकचेन यूज हो रही है, इसलिए आप कई लोग बोलते होंगे कि ये इतनी बड़ी ब्लॉकचेन है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी, इसको एमएलएम सिस्टम में क्यों लाया है? दैट्स वाई डिसीजन लिया गया कि पहले हम एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। नहीं तो कंपनी चाहती तो वो चाहती तो अभी इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करा देती, वो हर जगह बड़ी बड़ी जगह में प्रमोशन करा देती, तो आज कई बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर चुकी होती। हमारी कम्युनिटी यही पूछती है ना कि इतनी इतनी अच्छी ब्लॉकचेन है तो बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही पर। बट ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि अभी कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है। अगर कंपनी इन्वेस्ट करना चालू करी तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। वो इतने सारे नोड बाय कर लेंगे, उनके पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। उनको तो टेक्नोलॉजी दिखी तो वो तो एक दिन में 300-400 नोड बाय कर। तो हमें यही अंडरस्टैंड करना है कि कंपनी ये चाहती है कि पहले हमारी कम्युनिटी को फायदा। कंपनी ये चाहती है कि पहले कम्युनिटी बाय करे, कम्युनिटी पहले नोड होल्डर बने, उसके बाद कोई थर्ड पार्टी नोड बाय करे। ये हमारे ब्लॉकचेन की कम्युनिटी का सिस्टम। एंड इसके साथ मैं आपको आज एक, अगर हम डाओ के बारे में बात कर ही रहे, तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि सोलाना, इथेरियम, ये सब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन है, इसके बारे में लोग बात करते हैं, बट ये क्या फुल्ली डिसेंट्रलाइज है? अगर आप थोड़ा सा इस चीज में रिसर्च करेंगे तो इनके जो 51% नोड है, 51% जो वैलिडेटर है, ये कुछ ग्रुप ऑफ वीसीज है, बड़ी बड़ी वीसी, जैसे आई गेस बायनेंस एंड लिक्विड, ऐसे करके कुछ कुछ, मुझे अच्छे से नाम याद नहीं है इथेरियम की। ऐसे कुछ कुछ कंपनियां वही इतने बड़े बड़े नोड होल्डर है कि वो अकेले ही डिसीजन बना लेते हैं। उनके पास ही इतनी ज्यादा पावर है कि वो अकेले डिसीजन बना लेते हैं और अकेले सेट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये रूल आना है, ये रूल हमें नहीं लाना। बट ये चीज हमारी ओजोन चेन में नहीं।
यही चीज हमको समझना है। इसीलिए कंपनी चाहती है कि पहले आप खुद हमारी कम्युनिटी के पास नोट जाए, हमारी कम्युनिटी के पास पावर जाए कि क्या हमारी ब्लॉकचेन में क्या सही है और क्या गलत। तो ये हमको नोड का पावर हमें ये बताती है। अब आपको अब मैं डाओ के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। डाओ, तो डाओ अटैक करती है, काफी फेमस चीज है। कई लोग हमारी कंपनी में कम्युनिटी में बोलते हैं कि इथेरियम 1.2 1.0 आ गया, 2.0 आ गया, 3.0 आ गया, ऐसे में तो 4.0 भी आ जाएगा। तो इसको भी मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ कि 1.0 से 2.0 क्यों आया और 2.0 से 3.0 क्यों आया। देखिए, 2016 की बात है, जब डाओ का कॉन्सेप्ट आया था। तो उस कॉन्सेप्ट में था क्या कि द डाओ करके इथेरियम ब्लॉकचेन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जो डिसेंट्रलाइज वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है, अब मैं इसको कैसे समझाऊं, जैसे जो वीसीज है बड़ी बड़ी, वो लोग अपना, इसमें ये डिसेंट्रलाइज था, इसमें अपने जैसे कि डाओ में ही हमारा डिसेंट्रलाइज वर्ड आ गया, दैट मीन्स ये डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज वीसीज अपना फंड डालते थे। लगभग इसमें एक साथ जिनके अंदर $100 मिलियन का इसमें फंड चला गया था। और वो क्या करता था कि जो भी इथेरियम के प्रोजेक्ट थे उसको फंड करते थे बाय वोटिंग। जो भी जिन भी मतलब, जैसे अगर मैं एक वीसी हूँ, मैंने अपना डाओ में जो भी अपना अमाउंट स्टेक किया है, तो मेरे पास वोटिंग राइट आ जाते थे कि ये जो इथेरियम का प्रोजेक्ट है इसमें मैं वोट करूंगा, इसमें नहीं वोट करूंगा। तो हुआ क्या था उस समय, इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ वल्नरेबिलिटीज थी, जिसके कारण क्या होता था कि एक हैकर ने $50 मिलियन स्टोल कर लिया था। कहाँ से? इस द डाओ प्रोजेक्ट। तो अब $50 मिलियन इसने मतलब उड़ा तो लिया। अब उसके बाद जो पूरे वहां के वीसी थे वो सोचने लगे, यार ये तो फिर बहुत गलत बात है कि जो इथेरियम इतनी बढ़िया ब्लॉकचेन ये हमारी फेल हो गई, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन की जरूरत है। मतलब आप समझिए, जब इथेरियम लॉन्च हुआ था तो लोग उसकी विटालिक ब्यूटेरिन, सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ, विटालिक ब्यूटेरिन इसके फाउंडर थे। जब ये लॉन्च हुई थी तो इतना ज्यादा प्रमोशन हुआ था कि ये क्या नया कॉन्सेप्ट ला दिया, इथेरियम क्या नया कॉन्सेप्ट ला दिया, बट उसमें भी कुछ गलती निकल गई। तो हुआ क्या था कि वहां पे डिसीजन बनाया गया। आज जो आप इथेरियम देखते हैं, एक्चुअली वो ओल्ड वाली जो सबसे पहली ब्लॉकचेन बनी थी वो ब्लॉकचेन नहीं है। इथेरियम उस समय दो पार्ट में बढ़ गया था। एक था इथेरियम क्लासिक, जो कि ओल्ड ब्लॉकचेन चली आ रही थी, और जो अभी न्यू ब्लॉकचेन है इथेरियम, जिसको हम आज जानते हैं, ये हमारी वो ब्लॉकचेन है जो अपग्रेडेड ब्लॉकचेन है। तो आप सोचिए, जो इथेरियम इतनी बड़ी, जिसका आज 3 लाख 4 लाख के आसपास आई थिंक प्राइस चल रहा है, उतनी बड़ी कंपनी में भी जब अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ी, जब उनके ब्लॉकचेन की अपग्रेडेशन में भी जरूरत पड़ी, तो ओजोन चेन में भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक बार में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। यही चीज समझने की बात है कि जो 1.0, 2.0 और 3.0 ये जो अपग्रेडेशन आया, ये कम्युनिटी के लिए ही भलाई के लिए, ये ब्लॉकचेन की भलाई के लिए, क्योंकि उस ब्लॉकचेन को लगा, डेवलपर्स को लगा कि नहीं, इस ब्लॉकचेन में अपग्रेडेशन की जरूरत है। अब डेवलपर्स कोई भगवान नहीं है, उन्हें भी कोड लिखना पड़ता है, उसे ट्राई एरर करना पड़ता है। जब आप कोडिंग को समझेंगे तो कोडिंग बहुत कुछ आसान चीज नहीं है, इसे बहुत समय लगता है, बहुत बहुत दिमाग लगता है कोडिंग करने में आपको। तो ये चीज हमें समझना पड़ता है। तो आप सोचिए, इथेरियम जिसको अपग्रेड किया गया, आज उसका प्राइस 4 लाख पहुंच गया। और जो इथेरियम क्लासिक है, जो ओल्ड ब्लॉकचेन है, उसका प्राइस अभी भी 2000 या आई थिंक 1900 कुछ चल रहा है। इसका मुझे उतने अच्छे से पता नहीं। बट जो लोग बोलते हैं कि 1.0 से 2.0 चला गया, 3.0 चला गया, ये क्या हो रहा है, ऐसे में तो ये तो पॉन्जी स्कीम है। बट ये पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये अपग्रेडेशन है। और अब तो 3.0 के अलावा 4.0 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि अब हमारे नोड अब बिकने चालू हो गए। अब हमारे वैलिडेटर आ गए, अब सिर्फ जो 4 नोड थे सिर्फ उससे डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। आज के डेट में आई थिंक, अब मुझे उतना पता नहीं है कि अभी टोटल कितने नोड है, बट आई थिंक 100 नोड के आसपास 15 अगस्त तक कुछ था। अनिल सर बता सकते हैं कि अभी कितने नोड है हमारे? यस सर, इस समय 4 नोड रन हो रहे हैं और हम्म 49 के ऊपर, यानी लगभग मुझे लगता है अभी तक डेटा वगैरह 55 के ऊपर ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। और ये 100 का हमारा टारगेट है। 100 के
200 लोगों ने ऑलरेडी ओजोन बाय करके रखे हैं, खाली जैसे ही शान सर का यहाँ पे लाइव हो जाएगा वैसे ही लोग यहाँ पे इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। ओके सर, दैट मीन्स आप समझिए 49-50 नोड्स हमारे इंस्टॉल होने के बाकी है। वो बात अलग है कि अभी रनिंग कोड नोड है, मतलब अभी ये भी आई थिंक 4-5 दिन में हमारे नोड इंस्टॉल होने जाएंगे। तो अब आपको कोई भी चेंज करना है तो आपको ये 50 लोगों की परमिशन लगेगी, आप ये समझिए। अभी तो हमारे सिर्फ 50 नोड्स है, हमारे नोड्स इंस्टॉलेशन इतना इजी, इतनी इजीली हमें नोड अवेलेबल हो रहा है कम्युनिटी को। आप ये समझिए कि आप नोड इंस्टॉल करके आप एक अथॉरिटी बनते हैं, आप एक डिसीजन मेकर बनते हैं कि हाँ इस ब्लॉकचेन में मेरे इन्वेस्टेड है, मेरे रुपीज इन्वेस्टेड है, मेरे जो भी इन्वेस्टेड है, डॉलर इन्वेस्टेड है, तो उसमें मैं अपना डिसीजन भी बना सकता हूँ कि हाँ मुझे ये डिसीजन सही लग रहा है, ये ब्लॉकचेन के लिए सही है, मेरी कम्युनिटी के लिए सही है। तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो यही आज का मेरा प्रेजेंटेशन था। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो ब्लॉकचेन से रिलेटेड, ओजोन चेन से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अनिल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अनिल सर से बेटर तो आपको कोई नहीं बता सकता। एंड आज मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। और अगर किसी को लास्ट में कुछ क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल मैं आंसर देने के लिए कोशिश करूंगा। अनिल सर। डेफिनेटली। थैंक यू मृदुल सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और बहुत ही अच्छी शुरुआत रही है आपकी, बहुत अच्छी शुरुआत रही है। आप डेली अगर 15 से 20 मिनट कम्युनिटी को देते रहे तो कम्युनिटी वाकई में आपके साथ में ऐसे रिलेशंस में आ जाएगी और इस तरह से आपसे सीखना प्रारंभ कर देगी। डेफिनेटली आप थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स और एग्जांपल्स के थ्रू जो आपने बताया है, बहुत ही तारीफ है, बहुत ही अच्छा रहा। मैं कंक्लूड